11 स्पेशल की शुरुआत हम करते हैं। हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति का विरोध तेज हो गया है। इस नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर मेगा कैंपेन चलाया, जिसे बीजेपी ने भी समर्थन किया है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने युवाओं के इस कैंपेन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। की लड़ाई अब ट्विटर पर आई। ट्विटर पर झारखंड के युवाओं का मेगा कैंपेन #6040 नए चलतों को मिला भारी समर्थन। झारखंड में नियोजन नीति की लड़ाई अब ट्विटर पर आ गई है। हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों ने ट्विटर पर मेगा कैंपेन चलाया है। ट्विटर पर #6040 नए चलतों ट्रेंड करने लगा, जिससे युवाओं का भारी समर्थन मिला है। 4.25 लाख युवाओं ने इस हैशटैग में ट्वीट और रिट्वीट किया है। वहीं छात्रों के समर्थन में बीजेपी भी उतर आई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने युवाओं के इस कैंपेन का समर्थन किया। झारखंड बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी युवाओं के समर्थन में ट्वीट किया गया, जबकि रघुवर दास समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने #6040 नए चलतों को ट्वीट और रिट्वीट कर इसका समर्थन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों से जितनी बार यू टर्न लिया है, हमें लगता है इन्होंने अपने बिहार के पलटू चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। अब इन्होंने 3 वर्षों में 15 लाख नौकरियों का वादा किया था। विधानसभा में लिखित उत्तर में बताते हैं कि मात्र 357 सरकारी नौकरियां दी हैं। इन्होंने वादा किया था कि 1932 के खतियान के आधारित नियोजन नीति होगी और स्थानीयता होगी, और नियोजन नीति में 100% यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिलेगी। और अंततः ये कौन सी नियोजन नीति लेकर आए हैं जिसमें 60% सिर्फ जो है वो आरक्षण है, 50% जो पहले से सामाजिक संरचना के तहत आरक्षण है, और 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको आरक्षण दिया जा रहा है। 40% सीटों को, यहाँ के चपरासी क्लर्क, उनके सीटों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की नियोजन नीति ने पूरे देश के लिए खोल दिया। ट्विटर पर युवाओं के अभियान को लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। जेएमएम ने कहा कि राज्य के युवाओं से राय लेने के बाद ही सरकार ने नई नियोजन नीति बनाई है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि नई नियोजन नीति का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने राज्य में सबसे ज्यादा शासन किया है। 50,000 के करीब युवक युवतियों से डायरेक्ट संवाद करके, उनका ऑडियो मैसेज मंगा के, उनकी राय और मशविरा जानने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद नियोजन नीति को अंतिम रूप दिया गया। अभी क्या विरोध हो रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि कुछ शक्तियां, झारखंडी विरोधी शक्तियां सक्रिय है कि किसी भी तरह माननीय मुख्यमंत्री की जो नीति है, जो सोच है, उसको धरातल पर न उतरने दिया जाए। कौन है जो इस विरोध को हवा देने का काम कर रहे हैं? वही लोग हैं जिन्होंने कल तक कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सबसे लंबे कार्यकाल तक इस प्रदेश की शासन और सत्ता की बागडोर संभालने के बावजूद भी यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार रखने का काम किया। और राज्य की बात छोड़ दीजिए, केंद्र की अगर हम चर्चा कर लें तो 8 वर्ष से ऊपर हो गए 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का दावा करने वाले लोग ही आज इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद हेमंत कैबिनेट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई नीति को मंजूरी दी, जिसमें राज्य से 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने की बाध्यता को खत्म कर दी गई है। साथ ही झारखंड के रीति रिवाज और परंपरा को जानने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। लेकिन राज्य सरकार की इस नियोजन नीति का विरोध शुरू हो गया है। 40% नौकरियों में बाहरियों का रास्ता खोलने के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की ये रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, अब ट्विटर पर नई नियोजन नीति को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम जितने उसमें है शामिल वो स्टूडेंट्स है या यूं कहे कि बेरोजगार है, जिन्हें नौकरी चाहिए। #6040 नए चलतो, बीजेपी का भी समर्थन है। राजेश, देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बड़ा ही मजबूत और बड़ा ही लोकप्रिय हो गया है। और आप देखिए कि लोग आपस में जैसे इंडिविजुअली जो अपना प्रतिक्रिया देते हैं वो तो अलग है, लेकिन सरकार भी उस पर खूब खेलती है। शब्दों के बाण पक्ष विपक्ष भी चलते हैं, राजनीति होती है, ट्विटर वॉर खेला जाता है। आप इस का अंदाजा इस बात से लगा ले कि
ट्विटर पर कोई अपना मैसेज उस पर पोस्ट करता है या कोई संवाद देता है तो उस पर बातें बढ़ जाती है, वो ग्लोबली चली जाती है। आप देखिए इसकी रफ्तार कितनी है। तो इसलिए आज सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी होता है वो, और सरकार जो है उस पर ध्यान देती है, संज्ञान लेती है। आप देखें कि जिस प्रकार से नियोजन नीति को लेकर बेरोजगार युवा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जिस प्रकार से की प्रतिक्रिया है, तो राजनीतिक दल जो सत्ता में है जो विपक्ष में है वो भी उस पर टूट पड़ते हैं कि नहीं ये है, सभी लोग अपने अपने तर्क देने पड़ते लगते हैं। जेएमएम ने कहा है कि ये युवाओं से उनकी प्रतिक्रिया फीडबैक लेने के बाद सरकार तैयार कर रही है। 60-40 का जो फॉर्मूला है वह अभी देखिए ये सार्वजनिक नहीं हुआ है पूरी तरह से। अब क्या होता है इसमें ये इसका अभी इंतजार है, लेकिन सरकार के स्तर से ये कहा जा रहा है कि जो नई नियोजन नीति आ रही है वो बहुत ही फुल प्रूफ है। आप देखिए कि मंत्रियों की बातों पर विश्वास करें तो कहा जा रहा है कि इस बार तो यह एक मील का पत्थर साबित होगी यह नियोजन नीति। लेकिन जो बेरोजगार युवा है इस झारखंड के, जिन्हें नौकरी की दरकार है और नियोजन नीति एक के माध्यम से ही उन्हें नौकरी मिल सकती है, उनकी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की है। बीजेपी विपक्ष में है तो वो तो कूदेगी ही और सुर में सुर मिलाएगी ही। जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उसके साथ वो आंख मूंद कर दौड़ी चली जाती है कि हम भी हैं आपके साथ। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा ही सशक्त माध्यम है और सरकार या सरकार के लोग जो है उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नीति आ रही है, युवाओं का भविष्य संवर जाएगा, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों का भविष्य संवर जाएगा, आने वाली पीढ़ी का भी जीवन संवर जाएगा। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये नियोजन नीति के सारे जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो किस सरकार कैसे लागू करती है। लेकिन फिलहाल जो दृश्य है जिसको लेकर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि कहीं एक बार फिर न यह विवादों के घेरे में आ जाए। निशान सवाल तो ये है राजेश कि हम भी ये सोचते हैं, समझते हैं, न्यूज़ चैनल मीडिया इस पर बातचीत होती है कि नियोजन नीति का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा झारखंड के युवाओं को होना चाहिए, चाहे पूर्ववर्ती की सरकार बीजेपी की रही हो या फिर वर्तमान सरकार है। एक सोच तो ये होना चाहिए राजनीति से हट के, पॉलिटिक्स से हट के, कि कुछ ऐसा बने जिससे उसका पूरा फायदा यहाँ के लोगों को हो। राजेश देखिए, सरकारी नौकरियों में क्वालिटी की भी दरकार है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, और क्वालिटी जो है वो मेरिट की बदौलत ही आती है। आप देखिए कि इसे कैटेगराइज किया गया है। जहां तक कि जो राज्य की नियोजन नीति का मसला है वह तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पदों के लिए है। आप देखिए कि अखिल भारतीय सेवा जो है, क्लास 1 अफसर जो ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे कहते हैं, IAS IPS IAS जो हम लोग जानते हैं, एलाइड सर्विसेज है, वो आप देखिए पूरे देश के से वहाँ लड़के चुने जाते हैं, लड़कियां चुनी जाती हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं सेलेक्ट होते हैं और कार्डर डिवीजन के माध्यम से सभी राज्यों में सेवा देते हैं। दरअसल वो भारत सरकार के अधिकारी होते हैं लेकिन राज्य में अपनी सेवा देते हैं। उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए, कभी भी आप देखें कि यूपीएससी के जो सिलेक्शन पैटर्न पर शायद ही कभी सवाल खड़ा हुआ हो, और आप देखें कि जो भी सिलेक्शन होता है वो फुल प्रूफ होता है, उसकी इतनी अच्छी पॉलिसी है और जो परीक्षा पैटर्न है, जिससे कि आप ये मान के चलते हैं कि जो अधिकारी इन सेवाओं में आ रहे हैं वो क्वालिटी वाले हैं और उनका अपना मान सम्मान, उनकी इंटेलिजेंसिया अलग होती है। तो जाहिर है क्वालिटी का यहाँ पर पूछ होती है। इसके बाद आप राज्य स्तर पर चले आए, जिसे सेकंड क्लास ऑफिसर्स कहे जाते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जाते हैं, जैसे आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे जो चुने जाते हैं, तो बस कैटेगराइज है कि कोई मोस्ट टैलेंटेड वहाँ है, उसके बाद के जो टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ आते हैं, राज्य सरकार में सेवा देते हैं, वो भी राज्य में सेवा देते हैं, और जो एक सिलेक्शन प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से वो चुने जाते हैं, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया होती है जिसमें टैलेंट की पूछ होती है। इसके बाद बातें आती है
क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियों की। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ इस राज्य में हैं, बहुत टैलेंटेड नहीं है। अगर बहुत टैलेंटेड होते तो वो क्लास 2 अफसर बन जाते या क्लास 1 अफसर बन जाते, ऑल इंडिया सर्विसेज में चले जाते। लेकिन हर तरह के लोग इस समाज में रहते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है कि प्रायोरिटी निर्धारित की जानी चाहिए कि ये इन लोग को नौकरी अगर झारखंड में नहीं मिलेगी या उनके प्रदेश में नहीं मिलेगी तो क्या दूसरे प्रदेश में मिलेगी? ऐसा नहीं है। इसलिए सरकार की ये सोच रहती है कि हम कुछ ऐसा प्रावधान करें नियोजन नीति में कि क्लास 3 क्लास 4 की जो नौकरियां हैं अधिकांश यहाँ के लोगों को मिले, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्वालिटी की बात होगी। तब तो फिर आप समझिए कि अखिल भारतीय स्तर पर यह परीक्षा होती है। आप देखें कि जब भी कोई परीक्षा का आवेदन निकलता है उसमें भारतीय नागरिक से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ये लिखा रहता है। ये नहीं कहा जाता है कि झारखंड के नागरिक का से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन क्या है, उसी में कुछ प्रावधान किए जाते हैं। आप देखें कि जेपीएससी लेवल पर जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसमें भी ये प्रयास होता है कि झारखंड के जो लोग हैं, जो झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, झारखंड को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, वो अधिक से अधिक सिलेक्शन करके आए। वो इस प्रकार से सिलेबस भी बनाया गया है कि ताकि जो इस राज्य को जानता है, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के इतिहास को, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे वाकिफ है, उसको जानता है, तो वैसे लोग आए। इसलिए सिलेबस को भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है और हर प्रदेश यह करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो क्लास 3 क्लास 4 की जो नौकरियां हैं उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो दूसरी जगह पर नौकरी नहीं पा सकते। इसलिए राज्य सरकार का धर्म भी बनता है और नियोजन नीति इसलिए बनाई ही जाती है स्टेट लेवल पर कि इन जो पदों पर नियुक्तियां यहाँ के लोगों की हो, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं, वो इसमें सेलेक्ट होकर आए। तो देखिए दो तरीका होता है। एक तो नियोजन नीति में आप प्रावधान कर ले कि इतनी सीट, इतना % सीट जो है वो रिजर्व रहेगा यहाँ के लोगों के लिए। आपको मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ कि संभवतः ये 96-97 की बात है, वहां पर बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेश से चले जाते थे, चूंकि ओपन कंपटीशन हुआ करता था, तो उसमें सिलेक्शन होके बहुत सारे लोग बाहर ही चले जाते थे। तो वहां पर एक व्यवस्था सरकार ने की कि इतने % सर्विसेज जो है, पद जो है वो रिजर्व रहेंगे यहाँ के लोगों के लिए, यानी वहाँ के जो नागरिक है, मतलब उस प्रदेश के जो रहने वाले हैं मूलवासी, उनके लिए आरक्षित रहेगी। बाकी जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बाहर के लोगों के लिए भी ओपन है, क्योंकि आप कोई 100% रिजर्वेशन नहीं ला सकते। ये संविधान की भावना के विपरीत है। तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हम अपने लोगों को अधिक से अधिक अपने राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। तो इसके दो तरीके, जैसा मैंने बताया कि एक तो आप ऐसा सिलेबस डिजाइन करें, उसके माध्यम से वो आपके लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के लोग होंगे, यहाँ पढ़े लिखे होंगे, संस्कृति को जानते होंगे, यहाँ इतिहास भूगोल सभी को जानते होंगे। तो एक तो माध्यम वो होगा जो कि एक मेरिट आधारित सिलेक्शन होगा। दूसरा है कि कुछ रिजर्वेशन कर दे और प्रायोरिटी तय कर दे कि इतने अंक जो लाएंगे, अगर वो बाहरी होंगे या भीतरी होंगे तो पहले भीतरी वाले को लेना पड़ेगा। इस तरह से सरकार डिजाइन कर रही होगी। अब जो नया जो मामला आया है, नई नियोजन नीति के विषय में जो चर्चा हो रही है, ये जब तक सार्वजनिक ना हो तब तक बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब देखिए कि कुछ दिनों का मामला है जिशान जी। चलिए, तो वो जब सार्वजनिक होगा तब उस पर फिर आगे बातें होंगी। लेकिन एक बात तो तय है राजेश जी कि कई स्टेट्स ऐसे हैं, झारखंड में हमने देखा भी, पहले भी देखा, कई दफा भी देखा गया। एक समय ऐसा आया था जब कहा जाता था कि एक बिहारी 100 बीमारी वगैरह वगैरह। मतलब झारखंड और बिहार, और हम अगर अपने स्टेट की बात करें, झारखंड की बात करें, तो दूसरे स्टेट्स में जब यहाँ के लोग कमाना भी, तो हमने हाल फिलहाल देखा साउथ में कैसे, या वो र्यूमर था या वो सच्चाई थी, लेकिन वो तस्वीरें तो निकल कर सामने आई कि मजदूर कहते थे कि भाई हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो जो बेरोजगार युवक है 24-25 साल के, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, जिनको बहाली लिया जा सकता है झारखंड के लोगों का, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये फर्ज बनता है सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा झारखंडियों की बहाली हो, क्योंकि दूसरे स्टेट्स जब अपने दरवाजे बंद कर देते हैं हमारे लिए, तो हम खुले क्यों रखें? ये भी तो एक सवाल निकलता है ना राजेश जी। नहीं, आप जो कहा है वो उससे बहुत इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि देखिए नौकरी करने के लिए कोई कहीं भी जाता है। आप
विदेश चला जाता है। आपने देखा है कि कई दर्जनों लोग विदेश में गए हैं, कभी संकट में फंसे हैं तो झारखंड सरकार हो या भारत सरकार वो उन्हें वहां से रेस्क्यू करा कर लाई है। लोग काम के लिए कहीं भी जाते हैं, दुबई में बहुत सारे लोग भारतीय रहते हैं। तो अगर देश में हम रह रहे हैं तो यहाँ से जम्मू कश्मीर नौकरी करने के लिए क्यों नहीं कोई जा सकता, और जाते भी है लोग। आपको मैंने बताया कि अखिल भारतीय सेवा है, उसके माध्यम से जो चयनित लोग होते हैं काडर डिवीजन के माध्यम से वो जम्मू कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, केरल जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। हमारे आपके बीच के लोग जाते हैं। तो एक हिसाब, एक पैटर्न बना हुआ है इस सर्विसेज का कि कैसे लोग वहां जाएंगे। उसमें भी आप देखें कि सिलेक्शन का जो कैडर डिवीजन होता है उसमें भी ये प्रावधान रहता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं उनको अपने प्रदेश में प्रायोरिटी मिलती है। कि जैसे मान लीजिए झारखंड जैसा राज्य है, यहाँ का एसटी सेलेक्ट अगर कोई सेलेक्ट होता है, चाहे वो झारखंड का क्यों ना हो, उसे प्रायोरिटी मिलती है कैडर डिवीजन में। अगर वो जनरल रहता तो वो शायद जम्मू कश्मीर चला जाता, लेकिन उसमें प्रायोरिटी रहती है अगर वो एसटी है कि नहीं वो झारखंड में ही जाएगा। तो ये एक पैटर्न है कैडर डिवीजन का, उसके हिसाब से होता है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कोई दूसरा प्रदेश नौकरी के लिए रास्ते रोक देता है, ये सरकारी नौकरियों में सीमित है। आप देखें कि तमिलनाडु में अगर क्लास 3 की नौकरी करने के लिए कोई बिहारी कैसे जा सकता है, झारखंडी कैसे जा सकता है। इसलिए वहां की अपनी नियोजन नीति, वहां रीजनल लैंग्वेजेज मैंडेटरी है कि क्लास 3, क्लास 4 के लिए वहां पर वो स्थानीय भाषा जानना जरूरी है, और जो परीक्षा की सिलेबस है उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। आप देखें कि केरल के लोग यहाँ कितने नौकरी करते हैं। पहले नर्सिंग क्षेत्र में बहुत सारे लोग, केरल की लड़कियां यहाँ आती थी। आज भी आप देखें कि तमिलनाडु के बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं। तो ये कहीं से भी नहीं है। आप देखें कि जो बेंगलुरु है वहां पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लड़के हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, भरे पड़े हुए हैं। वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में भरे नौकरी कर रहे हैं, बेशक वो नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आप देखें कि अगर उस सरकार की नीति होती, अगर ऐसा रहता कि नहीं हमारे ही लोगों को सिर्फ यहाँ पर नियोजन मिले, तो शायद आज बेंगलुरु जैसा नहीं रहता। आज वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो आईटी हब है, और वहां जो लोग काम कर रहे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है। तो ये जो कहीं नौकरी करने जाता है तो उस राज्य, संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। राजेश जी, क्योंकि यहाँ से जो पढ़े लिखे कैटेगरी जो निकलते हैं, चाहे आईटी में वो काम करना चाहते हो या दूसरे किसी अच्छे जगह पे जहां पर पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत होती है, वो संख्या कम है। मजदूरों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के मजदूर बड़े सस्ते मिल जाते हैं तो उनको वहां ज्यादा काम मिल जाता है। लेकिन पढ़ा लिखा तबका अगर आप कहेंगे राजेश जी, दूसरे बड़े मेट्रो सिटी और बड़े बड़े शहरों के ज्यादा लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में है, प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। झारखंड के गिने चुने लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी जगह प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको संशोधित करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे प्रदेशों में नौकरी करना चाहते हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो नौकरी की तलाश में आप देखें कि पहले पंजाब हरियाणा जाया करते थे, वहां पर खेतों में काम करते थे, वहां जो फसल है उसकी कटाई में वो उनका कंट्रीब्यूशन होता था। अगर वो नहीं जाए तो उनका काम ही नहीं हो पाता था, ये स्थिति होती थी। लोग ठेकेदारी व्यवस्था में चले जाते थे। आप देखिए कि बहुत सारी कंपनियां जो है विदेश जाती हैं, वहां यहाँ के मजदूरों को लेके जाते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। तो देखिए पलायन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर हो तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वह पैसे कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चला जाए और वो अकेले रहे और पैसे कमाए। इसलिए अगर यहाँ पर सरकार गंभीरता से काम करती है और करे आगे, तो यहाँ पर पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। जो ऐसे लोग, जो मजदूर जिन्हें हम कहते हैं स्किल्ड हैं या फिर अनस्किल्ड हैं, उनके लिए काम के अवसर यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज अगर लगाए जाए, यहाँ पर देखिए आप कोल माइनिंग एरिया में बहुत सारे लोग, यहाँ के लोग काम करते हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर में काम हो सकता है। सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ये सर्विस सेक्टर जो बूम कराता है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो सब की मेन बूम
देने वाला ये कंपोनेंट है। तो इस सेक्टर में भी हम इसके लिए जो आप देखें कि भारत सरकार या राज्य सरकार भी उस पर फोकस करती है कि किस प्रकार से हम स्किल डेवलपमेंट करें। इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ स्किल्ड होके, यहाँ टैलेंटेड होके यहाँ नौकरी करें, ना कि कोई बढ़ई के काम स्किल पाके कोई कर्नाटक जाके, तमिलनाडु जाके नौकरी करे। ऐसा नहीं है। सरकार की सोच यही होती है कि लोग लोकल लेवल पर स्किल्ड हों, अलग अलग सेक्टर में हों, तो उन्हें नौकरी अपने ही क्षेत्र में मिले। चूंकि पैसे कम मिलते हैं, लेकिन सरकार का बड़ा दायित्व बनता है कि वैसे सेक्टर्स को भी यहाँ पर आने के लिए माहौल पैदा करें जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं और रोजगार के अवसर दे सकते हैं। तो स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ होगा। सरकार में रोजगार के अवसर बिल्कुल सीमित हैं, 2 से 3% के बीच रेंज होता है नौकरियों का। तो बाकी अब देखने वाली बात ये होगी कि नई नियोजन नीति जब सार्वजनिक होती है तो किस तरह से ये यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं विरोध जताया जा रहा है। हैशटैग जो है 60-40 नए चलतो जैसा ट्रेंड कर रहा है और उसका समर्थन जो है बीजेपी जैसी विपक्ष पार्टियां भी कर रही है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर एक स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन सरकार लेती है, उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।